अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। और आज का जो प्रोग्राम है, इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात करनी है। और जो हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम होता है एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, और जिसमें हम स्पॉटलाइट ऑन इंडिया के हवाले से, यानी इंडिया के जो इश्यूज़ हैं उनको कोशिश करते हैं। और एयर मार्शल साहब जो हैं वो हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का जो एनालिसिस है वो हमें देते हैं। इस दफ़ा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इस दफ़ा हुई हैं, टाइम के मुताबिक हम देखेंगे कि अगर हमें टाइम मिल गया तो उस पर बात करेंगे। लेकिन एक तो ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उसकी एक बड़ी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियंस एंड सेंट्रल एशियंस आर द न्यू फेस ऑफ द इस्लामिक स्टेट। अब ये उन्होंने क्लेम किया है। इसमें हम देखेंगे, अगर हमें टाइम मिल गया तो इस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट इस हफ्ते में गुजरा है वो ये है कि अफगानिस्तान के जो रहनुमा हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, वो तशरीफ लाए हुए थे भारत में, और 5 दिन का उनका दौरा था, बड़ा ही तफसीली दौरा। उसमें उन्होंने क्या क्या वहां पे किया है, उससे क्या क्या उन्होंने गेन किया है, और दिल्ली जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से क्या सोच रहा है, इसके भी जरा बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ आपको पता है वहां पे इंडिया में जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी आपस की एक जंग शुरू हुई हुई है, टीआरपी के हवाले से, जो इनकी टेलीविजन जो रेटिंग है उस हवाले से। और 40 करोड़ रुपए का जो स्टेक है वो उसमें इन्वॉल्व है। और ये अजीब सी बात है कि हम उस पर ज्यादा बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जाहिर है कि एक इशू वहां पे इंडिया में बना हुआ है, तो उस पर देखेंगे कि उस पर भी हम किसी तरीके से एयर मार्शल साहब का थोड़ा सा व्यू उसमें भी ले लें। साथ साथ ये है कि जो हाथरस का एक मामला चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, और आखिर में जाके यूएस इलेक्शंस जो हैं उनका भी जरा थोड़ा सा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। आदाब आदाब विश्वास साहब, बहुत खुशी है आपसे फिर मुलाकात करने का। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मास्टर साहब, मेरा ख्याल है कि लेट्स स्टार्ट विद अफगानिस्तान। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए हुए थे, उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी हुई है, उनकी मुलाकात अजीत डोवल साहब के साथ भी हुई है, उनकी मुलाकात जयशंकर साहब के साथ भी हुई है, मीडिया के साथ भी उन्होंने मुख्तलिफ इंटरेक्शंस किए हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ द होल विजिट? देखिए, पहली बात तो इशरार साहब ये है कि अफगानिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच में इनफॉर्मल फॉर्मल टॉक्स एक तरीके से 24/7 चलते हैं इनफॉर्मल लेवल्स पे। तो ये मतलब एक तरीके था इत्तेफाक राय, इलाकाई इत्तेफाक राय लेने के लिए। अब्दुल्ला अब्दुल्ला सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं आए थे, पाकिस्तान भी गए थे उससे पहले। तो मतलब ये जो हम आपके नाजरीन जानते हैं की प्लेयर्स अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान की सरकार है, इतने सालों से एक तरीके की जमहूरियत की सरकार है वो। जो कोई भी सरकार हो, दूसरी तरफ जो तालिबान है उसके भी अलग अलग गुट हैं। क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? हकानीज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी तालिबान, अफगानिस्तानी तालिबान। तो ये दूसरे और तीसरे सबसे बड़े जो इस पे किरदार रखते हैं वो अमेरिका रखते हैं, क्योंकि अमेरिका की आपको याद होगा एक वक्त तो वहां पे 1 लाख की तादाद की फौज मौजूद थी एक वक्त पे। अभी तो कुछ हजारों की तादाद में है। तो इस पे अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब का यहाँ आना, सबसे मिलना, वो आर्मी चीफ से भी मिले, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी मिले। और जैसे आपने खुद फरमाया कि मुख्तलिफ मीडिया चैनल से बातचीत की। थिंक टैंक है हिंदुस्तान का, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, जहाँ मैं कई साल रहा हूँ खुद एक डेप्टी डायरेक्टर की हैसियत से, वहां बातचीत की, बड़ी सिग्निफिकेंट बातें की। तो पहले तो हमने सोचना है कि बातचीत अगर उन्होंने की, और ये भी अहमियत है कि इससे पहले जालमे खलीलजाद भी आए हुए थे हिंदुस्तान, वो भी पाकिस्तान को आए थे। जी जी। उससे पहले मार्शल दोस्तम, आपके नाजरीन मार्शल हाँ। दोस्तम को जानते हैं, वो भी आए थे। राइट। मतलब जो कोई भी वहां पे की प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपके या आपके नाजरीन को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान एक बहुत ही पेचीदा एक सवाल है। और इतने सालों से, अब तो 20 साल हुए हैं जब जी हाँ। ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर वहां पे शुरू हुई थी। तो अब अमेरिका जब इस वक्त एग्जिट की सोच रहा है, वो तो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि अमेरिका सिर्फ अपनी एग्जिट की बात कर रहा है।
हाँ, क्योंकि ट्रम्प साहब ने उन्होंने इलेक्शन के लिए ये इशू लिया है कि हमने वहां फौजें भेजी हैं, देखिए मैंने फौजें वापस। वो जी, भी कह रहे हैं कि देखिए पहली हमारी जो सबसे बड़ी फतह हमारी फॉरेन पॉलिसी की हुई है वो मगरबी एशिया में हुई है, और ये दूसरी फतह हमारी अफगानिस्तान में है। मगर उससे आगे अमेरिका सोच नहीं रहा है, क्योंकि एक फंडामेंटल जो वहाँ बुनियादी एक मामला है कि क्या अफगानिस्तान को एक लिबरल ऑर्डर चाहिए, हाँ, जमहूरियत चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए, जहाँ लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे, तो सरकारें इलेक्शन से बदलेगी, या क्या आपको एक तरीके का एक शरिया का कानून हुँ, चाहिए, आपको ट्राइबल ओरिएंटेशन, जहां अफगानिस्तान की हमेशा बुनियादी जो हकीकत रही है कि ट्राइबल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, वो अलग अलग मुख्तलिफ तरीके के ट्राइब्स हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? क्या उज़्बेक से बात करेंगे, ताजिक से बात करेंगे, पश्तून से बात करेंगे, नॉन हुँ, पश्तून जो है उनसे बात करेंगे? तो इसको सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जो अमेरिका जल्दबाजी कर रहा है कि अपने फौजें हटाए, वो एक मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट कदम नहीं है। कि वो जल्दबाजी में क्या होगा, क्योंकि तालिबान इस वक्त जो कोई भी सुनने आया है मीडिया रिपोर्ट से, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। देखिए सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है। बुनियादी अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट हटाना है, हाँ, हाँ, एक बातचीत का रास्ता निभाना है, तो आपको पहले तो सीज फायर की जरूरत होगी, फिर हुँ, आपकी बातचीत ठीक रहेगी। ये नहीं कि बातचीत भी रही और आपके जो कोई भी वहां पे वायलेंस या हिंसा या जो कोई भी कर रहे हैं वो भी चलते रहे, तो वो मुश्किल पैदा करती है। मिडिल ग्राउंड, मॉडरेट ग्राउंड तो तालिबान कभी मानेगा नहीं। हुँ, मगर ये भी एक हकीकत है, आप तो बिल्कुल पूरी जानते हैं कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान का जो एक तरीके का हुलिया है, वो बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल, क्योंकि नई-नई जनरेशंस आई हैं, उनकी टेक्नोलॉजी लेवल जो हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मेरे ख्याल में 7-8 साल पहले मैंने पूरा एक दिन तालिबान के साथ निकाला, और वो भी कहाँ? वो क्योटो, जापान में। अच्छा, वो वहाँ आए हुए थे, तो मैं वहाँ एक लेक्चर देता था हर साल। तो अच्छा, उस लेक्चर में उन्होंने, उनके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान से हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और बातचीत करेंगे। और तब से मुझे लगता है कि जो जिस से बात नहीं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे तालिबान के उस वक़्त के, उनसे बातचीत से मुझे लगा हुँ, कि उनका कॉम्प्रोमाइज़िंग एबिलिटी बहुत कम है। हुँ, तो वो बहुत ही एक चैलेंज है अगर आप अफ़गानिस्तान को उसी रास्ते से देखते हैं, जैसे पाकिस्तान या हिंदुस्तान या कोई हमारी जमहूरियत के मुल्क हैं। लिमिटेशन तो हर मुल्क में है, ये हम पर एक फंडामेंटली तो जमहूरियत है ना, हाँ, ठीक वो बात। उस जमहूरियत के साथ उनकी दिलचस्पी नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं अफ़गानिस्तान में, पिछले 20 साल में इंस्टीट्यूशंस बने हैं। और अगर आपको जमहूरियत को बरकरार करना है, इंस्टीट्यूशंस चाहिए, इलेक्शंस चाहिए, आपको एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर कैसे सँभालेंगे, पावर कैसे आएगा, इसमें हिंदुस्तान की अफ़गानिस्तान को काफ़ी मदद दी है, $3 अरब की इतने जी, सालों से, मेरे ख्याल में और हो रहा है इस वक़्त, मुझे आंकड़े पूरे नहीं हैं। अब आपने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है, वो है कि फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन का जो उन्होंने कहा या है कि ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान से भी आते हैं, बाकी जो लोगों से भी आते हैं आईसिस में। पर मुश्किल ये है कि तालिबान के जो लिंकेजेस हैं, रिश्ते हैं, वो आईसिस से भी हैं और अल-कायदा से। हुँ, तो अमेरिका की जो बुनियादी इंटरफेरेंस उन्होंने की थी ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर, जहां अफगानिस्तान को उन्होंने निशाना बनाया था, आपको याद होगा 2001 में, और वहां जी, की तालिबान की सरकार को हटाया गया, और एक तरीके की सेमी जमहूरियत की सरकारें तब से बरकरार हैं। अब इस वक्त मुश्किल ये है कि वो लिंकेजेस कैसे हटाएंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो या अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई हो, वो तो जारी होगी किस तरह से?
तो मुझे लगता है पाकिस्तान की और इंटरनेशनल ऑर्डर की, खासकर ईरान की, अब देखिए जो मीटिंग अभी हुई है जहां पे हिंदुस्तान की एक तरीके से नजर आया सारे सारे आलम को कि एक रियलिटी को एक्सेप्ट किया है हिंदुस्तान ने कि देखिए तालिबान है अफगानिस्तान, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, चाहे जिस तरह का भी है, उनको है, रियलिटी है। जी हाँ, और दूसरी जैसे इशराक साहब ने कहा है कि उस रियलिटी को बरकरार रखने के लिए पहली बार भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर वर्चुअली इन्होंने कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है, हाँ, वही कहा है जो इतने कतर सालों वाली से जो थी, जो कतर और वाली थी। पहली बार तालिबान की मौजूदगी में, हाँ, उनके लीडरान की मौजूदगी में एक भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एड्रेस कर, तो ये भी एक हकीकत है जो एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर दिया है। सॉरी, एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर भी तो है ना जी ये। हाँ, ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिखा रहा है, मगर ये भी कहा है कि देखिए जो कुछ भी हमें चाहिए इट शुड बी अफगान लेड, अफगान कंट्रोल्ड अफगान एंड ओन्ड। अफगान। जी हाँ, ओन्ड। तो मतलब अफगानिस्तान, ये अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं डिसाइड करेंगे कि अफगानिस्तान में कौन सी सरकार होगी, क्या करना अफगानिस्तान डिसाइड करेंगे, है। ये बताया। दूसरा कि आप अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी थर्ड कंट्री को टारगेट करने का, मतलब ठीक। एक तरीके दहशतगर्दी से। तो तीसरी बात भी कही है, वो सब सबने कही है, मगर इन्होंने दोहराई है कि हमारी तरफ से अफगानिस्तान के लिए जो कोई भी हिमायत चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से वो- हम तैयार हैं, मगर वहां पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अफगान सॉवरेनिटी होनी चाहिए, अफगान सरकार होनी चाहिए जो ड्यूली इलेक्टेड है, हम कहीं भी किसी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में एक तरीके से पाकिस्तान की भी इस वक्त एक किरदार बहुत ही क्रिटिकल है, और हालात जो इस वक्त इस इलाके में हैं वो भी हमें दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की भी अफगानिस्तान में हम उम्मीद रखते हैं, सारा आलम मेरे ख्याल में ये इलाका जो है जनूबी एशिया हाँ, का, हाँ, कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज रहेंगी वो भी कुछ प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रहनी चाहिए, ताकि हाँ स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक मसला कब से वो पाकिस्तान बात कहता आ करते रहा हैं। है, मगर आजकल के जमाने की स्ट्रेटेजिक डेप्थ कुछ अलग मायने हाँ, रखता है, वो और है। अच्छा, लेकिन क्योंकि एक एक चीज मुझे बताएं एयर मार्शल साहब के तालिबान का आना कितना फर्क पड़ेगा इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि पहले जाहिर है कि इंडिया की इंग्रेस वहाँ पे काफी ज्यादा थी, वहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग भी काफी ज्यादा थी। अब तालिबान के आने के बाद अगर तालिबान आ जाते हैं तो आप समझते हैं कि इंडियन इंटरेस्ट को वहाँ पे धचका लगेगा या वो कम हो जाएंगे? किस तरीके से आप मैनेज करेंगे उसको? नहीं, पहले तो हमने ये ये सोचना है कि कौन आएगा, हम्म, ये सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, हाँ, ये मीडिया में मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैंने तो इतनी सालों से रिटायरमेंट ली है, मगर ये भी रिपोर्ट्स आए हैं, वो इंटेलिजेंस का मामला तो ये कोई नई बात नहीं है, हर मुल्क दूसरे मुल्क के में करता इंटेलिजेंस रहता ऑपरेशन करता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो रियलिटी है। जब से इंटरनेशनल सिस्टम 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बना था, एक है। हाँ, नेशन स्टेट होगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक झंडा होगा, उसके लोग होंगे और वो सरकार चलाएंगे, तो इंटेलिजेंस तो चलती आ रही है। हाँ, ये है कि हिंदुस्तान के रिश्ते जो भी सरकारें रही हैं 2001 के बाद अफगानिस्तान में, वो बड़े करीब रहे हैं, इसीलिए जो कोई भी काम हिंदुस्तान ने किया है, ये भी मत भूलिए इसराज साहब के इस इलाकाए की जो अफगानिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक और मुआशी मदद अफगानिस्तान को दी है, वो क्या दी है, ये पैसा ही नहीं दिया है। हाँ, देखिए देखिए, सड़कें बनाई हैं, पावर लाइन्स ले की है, पावर पार्लियामेंट की पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है। हाँ, जी हाँ, नहीं वो तो छोटे मोटे बिल्डिंग हाँ, बनाना तो छोटा है। मैं जब टोक्यो की क्योटो की बात कर रहा था, जी जी। ये मैं 6 साल पहले वहां पे 60 अफगान स्टूडेंट्स थे, हम्म, यहाँ पे मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में 250-300 अफगान स्टूडेंट्स हैं।
हमारे मिलिट्री कॉलेजेस में अफगानिस्तान, हम वहां पे कोई मतलब काइनेटिक फोर्स कोई नहीं है, मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑन ग्राउंड नहीं है। अगर भारत ने मदद भी की है हेलीकॉप्टर की मदद, और मतलब पाकिस्तान की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए वहां पे कोई बूट्स ऑन ग्राउंड कभी नहीं रखेगा हिंदुस्तान, कभी नहीं रखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हिकमत अली के हमले के लिए, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के लिए हम पैसा लगाएंगे। मगर ये सरकार कौन सी बनेगी, क्या ये अभी कहा होगी, नहीं जा सकता। ये कुछ नहीं कहा जा ठीक। सकता है, अच्छा, क्योंकि अब जरा मुझे थोड़ा सा। लगता है। जी। जी जी, सॉरी, प्लीज आप, गो अहेड। नहीं आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा जिक्र किया वो फॉरेन पॉलिसी की मैगजीन की जो रिपोर्ट आई है। आप समझते हैं कि ये भी एक खतरा पैदा हो रहा है इंटरनली इंडिया के लिए, कि अगर वहां से जो फाइटर्स हैं वो जा रहे हैं आईएस को ज्वाइन करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से, असम वगैरह से और दूसरे इलाकों से, तो ये खतरा है, आप फील किया जा रहा है वहां पे इंडिया में? नहीं, मैं तो टेलीविजन पे बात करता हूँ, मैं लिखता हूँ। अ, हमारे लिए, सब मुल्कों के लिए, मैं हमेशा जनूबी एशिया के पर्सपेक्टिव से सारे ठीक। मामले देखता हूँ, ठीक। क्योंकि जब तक आप जनूबी एशिया जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट है, हालांकि सिक्योरिटी उस पर कोई इशू नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी है, तो मुझे लगता है दो जो पहलू हैं इस पे, वो है कि आलमी इम्पल्सेस क्या है। आलमी इम्पल्सेस देखें तो आईसिस हैज बीन डिफीटेड, अभी भी आईसिस है, तो कोई शक नहीं है, मगर 6 साल 7 साल पहले जो आईसिस की, अबू बकर की जो उस वक्त की हम बात कर रहे थे, वो जमाना गया है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर आलमी इम्पल्सेस बरकरार रखें हो हों, और हमारी अपनी डोमेस्टिक जो अंदरूनी जज्बे हैं, फीलिंग्स हैं, एलियनेशन है, वो बड़ी माइनॉरिटीज की, तो खतरा हो सकता है। मेरे ख्याल में नाजरीन को ये मालूम नहीं होगा कि जहाँ पे पिछले 20 साल से हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में जो जो नफरत है, नाराजगी है लोगों में, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल मरकजी सेंटर। सरकार के खिलाफ, उस पे उसके बावजूद कोई मेजर प्रेजेंस नहीं है, आईसिस की हो या अलकायदा हो। हाँ, थोड़ी सी रेडिकलाइजेशन है, उसमें कोई है। शक नहीं। मैं हमेशा हर महीने, अभी तो कोविड की वजह से नहीं हो आया हूँ, मगर कोई ऐसी रेडिकलाइजेशन जो हम देखते हैं बाकी जगहों में, कश्मीर में अच्छा। नहीं है। हाँ, नाराजगी है, हाँ, कि हमारी मरकजी सरकार ने गलत कदम उठाए हैं, 370 मतलब एब्रोगेट किया है, 35A को, रियासत को दो हिस्सों में, उससे और ही तरीके की नाराजगी बढ़ी है, मगर उसके ठीक। बावजूद वहां पे रेडिकलाइजेशन हुई है। मगर आईसिस और जो अलकायदा के जैसे फोर्सेस हैं वहां नहीं है। मगर दिलचस्प बात यह है कि केरला में ज्यादा है, अच्छा। क्योंकि केरला के लिंकेजेस, केरला से सबसे ज्यादा लोग जो मगरबी एशिया में जाते हैं, तो हम्म। वहां देख के, वहां होके रेडिकलाइज होके वापस आ जाते हैं। तो हम्म। मतलब ये खतरा है, जैसे आपने सवाल, बहुत ही दिलचस्प हम्म। सवाल है। हमें इस खतरे को लड़ने के लिए, इसी में आपकी चैनल में ही नहीं, इतनी चैनलों में बात और बाकी आर्टिकल्स में ये कहता आ रहा हूं कि हमारी जो प्रिंसिपल माइनॉरिटी हिंदुस्तान में है, हाँ। उनको हमें इंक्लूसिव पैटर्न से देश के साथ मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। उस पर काफी फतह हुई है हमारी आजादी के बाद। मगर अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 5-6 सालों में आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स में जो रूलिंग पार्टी के कुछ पॉलिसीज हैं हाँ। जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस पे, वो सीएए हो, जैसे आपको याद हाँ। होगा, हाँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो, या ट्रिपल है। तलाक हो, या जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी कदम उठाए हैं, इससे एक तरीके की नाराजगी हमारी प्रिंसिपल माइनॉरिटी की बढ़ जाती है, हम्म। वो खतरा है। तो ठीक इसीलिए बात। अगर आप उससे थोड़ा, जैसे हम
फ्लाइंग की उड़ान की भाषा में या जुबान में कहते हैं, थोड़ा थ्रॉटल बैक कीजिए। जो थ्रॉटल बैक आप थ्रॉटल आगे खोल रहे हैं, थोड़ा पीछे कीजिएगा। हाँ जैसे हिंदुस्तान 6 साल पहले था, 10 साल पहले था, वैसा ही बरकरार रखिएगा। हाँ हमारे खतरे, जैसे मैंने कश्मीर की मिसाल दी जी हाँ है, कोई इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपके सामने कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मगर वहां पे जो ताकतें हैं वो नाराजगी की ताकतें हैं, वो आइसिस और अलकायदा की ताकतें नहीं है। ठीक थोड़ी थोड़ी है, कहाँ में नहीं होगी। हाँ, वो तो हर जगह पे है। चले एक चीज जरा मुझे थोड़ा सा, आपने पहले शुरू में बताया था कि जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप क्या समझते हैं ये दूसरी दफा अमेरिका कर रहा है अफगानिस्तान के साथ? क्योंकि पहले भी जब सोवियत यूनियन यहाँ से निकला था तो उस वक्त भी इनको इसी तरह अबैंडन करके अमेरिका वापस चला गया था, और उसका बाद में फिर जिक्र भी हुआ, और हिलरी क्लिंटन की वो स्टेटमेंट जो है वो जहाँ पे उन्होंने कमेटी के सामने दी थी वो भी हमारे सामने है। और अब ये दूसरी दफा भी कर रहे हैं कि अभी तक मामला वहां पे बीच में खड़े हुए हैं, स्टैंड स्टिल पे हैं, और अमेरिका साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो जाना है, और क्रिसमस से पहले पहले वो कह रहे हैं ट्रंप साहब के जनाब हमें निकलना होगा वहां से। तो ये आप समझते हैं कि अमेरिका ने अपनी शिकस्त जो है, अपनी डिफीट जो है उसको तस्लीम कर लिया है, इसलिए निकल रहे हैं? नहीं, मैं इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि अमेरिका की डिफीट रही है। हम अमेरिका के 3,000 फौजी मारे गए हैं पिछले 20 साल में। कम से कम $5 अरब, $6 अरब वहां पे इन्वेस्ट हुए हैं। कुछ तो अपनी ही जो सैनिकी कार्रवाई थी, फौजी कार्रवाई थी, उसके लिए हुआ है। मगर अफगानिस्तान में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये इस पर कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि मिडिल क्लास ऑपरेटिव है। अब आप मुझे बताइए कि अगर वहां की एक खातून नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट होती हैं, हुआ नहीं वो नोबेल प्राइज के लिए, मेरे ख्याल में फौजिया उनका, खातून हाँ का हाँ फौजिया नाम है। तो मतलब मैंने स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं, अफगानिस्तान के इंटरनल स्ट्रक्चर्स बदल गए हैं। अगर वो अफगानिस्तान वैसे ही हो जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो, डिस्पाइट द लिमिटेशंस, तो हाँ एक इस इलाके में हम एक तरीके की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की उम्मीद रख सकते हैं। और फिर रिश्ते जो हैं मुल्कों के बीच हम्म, प्रोग्रेस डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक जैसे मुआशी मामलों में आगे बढ़ने के लिए, वो उस पे हमें फतह मिल सकती है। अमेरिका को, जो आपने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है, पहले भी वो भाग गए थे, और हम्म, डेट्रिटस किसके लिए छोड़ा? पाकिस्तान के लिए छोड़ा। हाँ वही पाकिस्तान जो मदद कर सकता था, कर रहा ठीक था उसमें, आप जानते हैं। जी और उसी पाकिस्तान को वो भोगना पड़ा, क्योंकि आपके 30 लाख अफगान अभी भी मौजूद हैं अभी पाकिस्तान भी है, में, अभी भी है। अभी भी रेफ्यूजीज हैं। हाँ हाँ तो उनको कैसे संभालेंगे? कराची जो एक वहां डेमोग्राफिक एक स्ट्रक्चर था, बिल्कुल बदल गया है, हाँ पूरा बदल गया है। तो सही बात। उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमने देखना है। तो अब दूसरी बार मेरे ख्याल में वो अमेरिका वो गलती नहीं करेगा। मुझे लगता है थोड़े से, ट्रम्प का कहना कि नवंबर में वो 4,500 लोग होंगे तो बाकी तो मैं ले आ रहा हूँ वापस, वो भी नहीं होगा, गलत होगा अगर करेंगे। हम्म, क्योंकि जो इस वक्त एक एक डायलॉग प्रोसेस है अफगानिस्तान सरकार की, अशरफ गानी, अब्दुल्ला एक साइड पे, और दूसरी तरफ तालिबान की जो बात हो हम्म, रही है दुआ में, उस पर रप्चर होगा, जरूर होगा, अगर जल्दबाजी में अमेरिका निकलता है। क्योंकि तालिबान की अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हम्म, तालिबान आपके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में बिलीव नहीं करता। वो कहते हैं कि हमें पूरा अफगानिस्तान हमारे काबू में, और जो हम नाम ही देख लीजिएगा, अफगानिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ठीक वो क्योटो में उन्होंने कहा था कि हम ये नाम कभी नहीं बदलेंगे, इस्लामिक अमीरत ऑफ अफगानिस्तान। हम्म, मतलब वो करें तो डायलॉग फिर किस बात की हो रही है? हाँ कौन सी सरकार चाहिए? पावर ट्रांजिशन हो जाए तो नई सरकार जो होगी उसका रुख क्या होगा, उसका ढंग क्या होगा? हम्म, ये मैं आपको, आपके नाजरीन को बड़ी क्लैरिटी से कह सकता हूं कि हमें सोचना कि जो दो
1996 से 2001 तक वो तालिबान की सरकार थी, उस वक्त सिर्फ 3 मुल्क उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। जी एक हाँ, तो यूएई था, यूनाइटेड सऊदी अरब अरेबिया, अमीरात, दूसरा सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान। आप जानते हैं वो उन दोनों मुल्कों में क्या बदलाव आया है। हुँ, वो इस वक्त भारत को सपोर्ट ज्यादा करते हैं पाकिस्तान के हुँ, कंपैरिजन में। ये एक ठीक। बदलाव आया है। हुँ, दूसरा, पाकिस्तान के अंदरूनी स्ट्रक्चर, उस पे आप ज्यादा जानते हैं। जब आज हम बात कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी बदलाव, उसमें भी बदलाव आया है। तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी करना अफगानिस्तान में, कंक्लूडिंग पॉइंट रहेगा मेरा, जी, जी, जल्दबाजी अमेरिका करे या हिंदुस्तान करे या पाकिस्तान करे, बिल्कुल नहीं करनी गलत चाहिए। है। जैसे आग चलता आ रहा है, कि आपको याद होगा 1 लाख से अभी अब 10,000 या 8,000 लोग हैं, हाँ, वो काफ़ी हैं। और एक स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका का रहना, जब तक कि दोनों साइडों में एक यूनानिमिटी, जैसे मैंने कहा है कोई कि एग्रीमेंट नहीं होगा। इत्तेफाक राय ना हो, कंसेंसस ना हो ठीक, कि ठीक, हमारा जो आगे का अफ़गानिस्तान कैसा होगा, तब तक ठीक, अमेरिका को जाना बिल्कुल नहीं मुनासिब चाहिए। नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा एक और इश्यू जो कि बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का इश्यू है और उसपे मैं आपको ज़्यादा मुश्किल में भी नहीं डालना चाहता, लेकिन एक इश्यू ऐसा है, ये जो मीडिया की वॉर जो चल रही है वहाँ पे इंडिया में, और हम देख रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी को टारगेट किया जा रहा है और टीआरपी के हवाले से बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि जी टीआरपी की फिक्सिंग हो रही है और ये मामला बड़ा हीट अप हो चुका हुआ है। और ये जो मीडिया है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक अजीब-सी स्वैगरिंग किस्म का उनका एटीट्यूड, एक बॉयस्टरस जिसको कहते हैं, अपरोरियस जिसको कहते हैं, ये इस तरह का जो एटीट्यूड है वहाँ पे, ये एक अजीब-सा वहाँ पे एक वो कहते हैं ना, हम लोग यहाँ पे अमेरिकन जार्गन में वो कहते हैं कि नॉइज़ी बुलीज़ जो होते हैं, कि हर वक़्त वो शोर करते रहते हैं और वो रॉयस्टरस शोर करते रहते हैं, रूडनेस भी है। तो ये सारे का सारा मामला, इसको अगर आप सम अप कर दें काइंडली हमारे लिए कि हम समझ सकें कि ये हो क्या रहा है, और वो लोग के जो जिन्होंने एक पूरा माहौल क्रिएट किया था वो आज अपने ही लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं बल्कि मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट एक अफसोस भी होता है कि जर्नलिज्म इस पॉइंट पे आ गया हुआ है कि जिसमें हम एक दूसरे के लिए बुरी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को हम पता नहीं क्या से क्या मैं समझता हूँ कि वो अल्फाज मैं नहीं कहना चाहता जो मैं सुन रहा हूँ एक दूसरे के लिए जो वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली तो बात ये है कि मीडिया इज़ नॉट अ फोर्थ एस्टेट। हम्म, आजकल के ज़माने में मैं हिंदुस्तान के बारे में बात कर सकता हूँ। इट इज़ द प्राइमरी एस्टेट। हम्म, क्योंकि पहले तो मीडिया का रीच देखिए। हाँ, किसी आम नागरिक, सिटीज़न, हिंदुस्तान को हो या पाकिस्तान को हो, जहाँ का भी, जनूबी एशिया का हो, वो अगर उसको काम से आके वो कहा जाता है पहले, परिवार के साथ नहीं, अपने बीवी-बच्चों के साथ नहीं, पहले टेलीविज़न देखना है कि क्या हो रहा है। और हाँ, टेलीविज़न इज़ द बिगेस्ट एंटरटेनर। तो इसीलिए बड़ी डिस्टॉर्शंस आ गई हैं। हाँ, आपने जो सवाल किया है, मैं 2 मीडिया चैनल्स में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 हम्म, साल पहले उनको मैंने बॉयकॉट कर दिया। अच्छा, मैं पाकिस्तान के सफ़ीर यहाँ थे, हम्म, तो मेरे दोस्त थे, मैं उनको गले मिला और हम्म, टीवी पे ये प्रोजेक्ट किया जाता, जैसे कोई न्यूज़ नहीं है, हाँ, सिर्फ ये न्यूज़ है कि कपिल का गले लग रहा है अब्दुल बासित, जो यहाँ पे सफ़ीर थे कुछ हम्म, साल पहले। और कुछ चैनलों ने उस वक़्त मुझे एंटी नेशनल कहा, जिसने 2 हिंदुस्तान की जंगों में 2 हिस्सा हाँ, लिया है, उसको एयर मार्शल इंटरनेशनल, को एंटी नेशनल कहा जाता है। तो मैंने बॉयकॉट किया है। उसके बाद ये चलता रहा है, चलता रहा है। कुछ जो मेजॉरिटेरियन फोर्सेस हैं, वो इनको एनकरेज करते हैं, क्योंकि नफ़रत क्या है इनकी, ये पहले तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हाँ, ये कुछ साल पहले की बात है, अभी उतना नहीं हो रहा है। और बुला के उनको फिर गालियाँ सुनाते हैं, और वो भी बड़े माहिर हैं, वो भी गालियाँ सुनाते हैं। तो आप हम्म, टेलीविज़न पे क्या देखते हैं? टेलीविज़न एक्सपर्ट्स दोनों साइडों के, और एंकर उनको मदद कर रहा है कि एक-दूसरे की गाली मारे।
तो अगर वो इम्पल्सेस आप अपने देश के लोगों को, दोनों मुल्कों के लोगों को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे? रिश्ते तो और खराब हो। वैसे ही कश्मीरियों के साथ हो रहा था। कश्मीरियों को बुलाते थे, उनको कहते थे आप टेररिस्ट हो, आप पाकिस्तानी हो। तो अब ये इट हैज नाउ कम टू अ सिचुएशन जैसे एक बॉयल होता है बॉडी पे, तो वो बॉयल जो है वो फट जाता है, तो पस निकल आता है। ये पस निकला है वो है जो टीआरपी का। टीआरपी मिलने 4-5 2 मिनटों में आपके नाजरीन को समझाऊंगा ये है क्या। ये देखिए टेलीविजन रेटिंग है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग, जो कोई भी लोग एडवर्टाइज करते हैं, वो एडवर्टाइज करेंगे कि कितने लोग कितना देखते हैं। तो इसकी पहली जो हुआ था, ये जो फ्रॉड हुआ है जिसकी भी आपने जिक्र किया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। फ्रॉड ये नहीं है कि ये मुआशी फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड है। ये फ्रॉड है लोगों के खिलाफ, जो लोग अब सच्चाई नहीं एडवर्टाइज देख कर। सकते। हाँ हाँ नो नो, वो टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम दैम। हाँ। क्योंकि अगर आप डिस्टॉर्ट करते हैं कि कौन सी चैनल कौन वॉच करता है, क्योंकि आप पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, हाउस होल्ड्स को आप पब्लिक गुड्स देते हैं, किसी को फ्रिजरेटर दे दिया, किसी को, क्योंकि ये एक फैसला हुआ था कि सरकार इस पे नहीं आएगी, इस पे वो सेल्फ रेगुलेशन होगा। तो बार्क जो बनाया गया है, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, रिसर्च काउंसिल है। उन पे छोड़ा गया, बार्क पे छोड़ा गया। और बार्क अपनी हंसा एक रिसर्च एजेंसी है, वो क्या कह रही है कि सारे हिंदुस्तान में 45,000 मीटर्स हैं। मीटर्स लगाए गए हैं हाउस होल्ड्स में। या तो उन मीटर्स पे वो रीडिंग ली जाती है कि कितना कितने किसने लोग, वॉच किया, और और उसको आप कैसे उसी करते हैं उसी को जो तो फिक्स किया गया है, उसी जो। बिल्कुल। हाँ। और बल्कि तो मैं सुन रहा था जो मुंबई के पुलिस चीफ हैं, उन्होंने तो नाम लेके अर्नब गोस्वामी साहब का और रिपब्लिक टीवी का, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने और दो दूसरे जो चैनल्स हैं, और जो महाराष्ट्र मेरा ख्याल महाराष्ट्र के चैनल्स हैं, उनके तो मालिकान को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। और जी अब वो कहने जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी साहब को कि भाई आपने 500-500 रुपया रिश्वत दे के लोगों को कहा जी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी, उनको भी बताया कि वो इंग्लिश चैनल जो है वो उसको ऑन रखें बस। तो ये आप समझते हैं कि इसका कुछ ना कुछ एंड होगा, या ये पर्सनल वेंडेटा है? क्योंकि अर्नब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है, क्योंकि हम उनके खिलाफ न्यूज दे रहे थे सुशांत सिंह के हवाले से, इसलिए ये पर्सनल वेंडेटा है। नहीं, मैं पर्सनल वेंडेटा नहीं समझ पाता हूँ। देखिए, अगर कंप्लेंट आ गई है पुलिस कमिश्नर के सामने, और ये रिपब्लिक टीवी ही नहीं है, जैसे आपने खुद ही कहा है, एक तो है फक्त मराठी और जी, दूसरा मराठी है बॉक्स सिनेमा। ये बॉक्स सिनेमा। तीन ही चैनल अभी तक तो, एक चौथी चैनल का नाम लिया गया है बट टेंटेटिवली उसको भी हटाया गया क्यों, कोई उनके कोई एविडेंस नहीं थी उसके बारे में। हाँ, इंडिया चौथी टुडे का नेशनल है। मैं नाम ले जी लेता हूँ उसका। जी जी हाँ जी हाँ। तो अब देखिए, अगर 45,000 आपके पास जिसे कहते हैं मीटर्स लगे हुए हैं टेलीविजन में, तो मैं कोट करना चाहता हूं अपने बड़े करीब दोस्त इसवाई कुरैशी साहब, जो पहले डीडी टेलीविजन के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उसके जी बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं हिंदुस्तान के। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया था उस वक्त के, जी अभी उस वक्त तो टेलीविजन मौजूद था, तो जी सेट ऑफ बॉक्सेस जो हैं, आजकल तो डायरेक्ट टू होम टेलीविजन है, मेरे घर में जी टेलीविजन हाँ, वो तो डीटीएच। डायरेक्ट टू होम। तो डीटीएच डीटीएच हो को गया। आप डायरेक्टली, जो आपको डीटीएच सप्लाई कर रहा है, वो डायरेक्टली मीटर्स क्यों नहीं, वहां कुछ एक ट्वीकिंग की, हाँ अगर वो की तो आपके पास 45,000 ही नहीं, आपके पास अगर 10% पूरे ब्रॉडकास्टर्स से, अगर समझिए 10 लाख लोग या 10 करोड़ लोग देख रहे हैं डीटीएच, तो हाँ आपके पास इतनी बड़ी तादाद में सैंपलिंग होगी, और हाँ जो डिस्टॉर्शन होता वो होगी नहीं। मगर इस पे आप
आपने मेरे ख्याल में जिक्र करने की जरूरत है, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। हाँ, ये फ्रॉड में आप ये तीनों चैनल के खिलाफ क्रिमिनल फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एविडेंस है। जो हाँ, जो हिंदी बोलने वाला है, सारे परिवार में लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, उसको आपने रिश्वत दी और वो इंग्लिश चैनल को ऑन रखता है, घर लॉक करके फिर काम पे चला जाता है, तो हाँ, वो सेट टॉप बॉक्स क्या दिखाता है, जो मीटर है वो हाँ, सारा दिन वो अंग्रेजी चैनल देख रहे हैं। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ, जो ही चैनल रिश्वत देते हैं। तो मेरे हाँ, ख्याल में इसमें रास्ता ढूंढना है। ये एक तरीके का सबक है। हमारे मिसाल तो हमारी है, मगर सबक जनूबी एशिया के बाकी मुल्कों पे भी, क्योंकि एब्सोल्युटली। आज की प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ, वो कल नेपाल के पास होगी, वो ये बांग्लादेश में होगी, हमारे है पास ना। भी मास्टर साहब, यहाँ पे पाकिस्तान में भी ये मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं कि जनाब इस तरह फिक्सिंग हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सिस्टम को रिव्यू करना और उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। नहीं, ये दो चीजें हैं। एक तो तकनीक का आप हाँ, पूरा फायदा उठाएं, हाँ, आपके पास तो अब माइक्रो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जी हाँ, दूसरा, आपका साइज जो है, सैंपल साइज, हाँ, मैं समझता हूँ ये बहुत छोटा। मजाक की बात है कि हाँ, आप व्यूअरशिप पे, जहां पे आपने सवाल उठाया था, 28,000, इस वक्त 28,000 करोड़, हाँ, 28,000 करोड़ की करोड़। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है टेलीविजन की। कौन रिश्वत नहीं देगा, क्योंकि इतना बिल्कुल, पैसा है वहां पे। तो आप इसको बिल्कुल। सैंपल बढ़ा दीजिए। आप 45,000 मीटर्स के बदले आपके पास 10 लाख, 15 लाख की सैंपलिंग हाँ, आएगी। बिल्कुल तो है। डिस्टॉर्शन इधर उधर नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक। आजकल डिस्टॉर्शन ये है कि अगर 1.5% हम्म, अंग्रेजी वॉच करते हैं, हाँ, हाँ, अगर अगर उसको आप थोड़ा सा इधर उधर करें, 700, 500, इस तादाद में इधर उधर करें, तो इतना शिफ्ट होता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हाँ, कि आप कंपेयर भी नहीं कर सकते ये कैसे हो सकता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मास्टर साहब, असल में आपके साथ जब भी गुफ्तगू होती है टाइम जस्ट फ्लाइज बाय, कुछ पता नहीं चलता। ऊपर से आपकी जो उर्दू है उसको लोगों ने देखें, ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं। तो है। ये कोशिश कर उर्दू में रहा हूँ, आप ही से सीख रहा हूँ। मैंने हिंदी भी, टेलीविजन, हिंदुस्तान के टेलीविजन से मैंने हाँ, हिंदी भी सीखी, लेकिन मैं तो, मुझे या तो अंग्रेजी आती थी या हाँ, कश्मीरी आती। हाँ, तो तो हिंदी इसलिए मैंने टीवी से सीखी और हाँ, उर्दू आपसे सीख रहा हूँ। तो इसलिए आपकी जो उर्दू है उसको पसंद किया जाता है। और अभी हमने कुछ और भी मुद्दे जो थे वो डिस्कस करने थे, हाथरस का भी और अमेरिका के इलेक्शंस का भी, लेकिन टाइम जो है वो कम पड़ गया। लेकिन फिर नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि बाय नेक्स्ट वीक मजीद जो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की जो चीज़ें होंगी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज, उनके ऊपर भी आपके साथ गुफ्तगू होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक इसरार यू, साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। नाजरीन को भी शुक्रिया कि थैंक यू हमारी इज्जत कर रहे हैं और हमारी उर्दू की अप्रिसिएशन कर रहे हैं। मैं उनको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि मैं भी उर्दू और सीखूंगा और आपके सामने उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।